बड़ा उज्जैन नगरी। सदियों पुरानी बात है, भारतवर्ष की पुण्य भूमि जहाँ न्याय और धर्म ही सबसे राजधर्म माने जाते थे। इसी भूमि पर स्थित थी उज्जैनी नगरी और इस नगरी के सिंहासन पर विराजमान थे महाराजा विक्रमादित्य। राजा विक्रम केवल एक सम्राट नहीं थे, वे साहस, पराक्रम और अद्भुत न्याय शक्ति के प्रतीक थे। उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। उन्होंने अपने जीवन में हजारों युद्ध जीते, पर उनका सबसे बड़ा युद्ध उनका मन था, जो हमेशा सत्य और धर्म के लिए अडिग रहता था। योगी का आगमन और आदेश। एक दिन राजा के दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति का आगमन हुआ, एक तांत्रिक योगी जिसके माथे पर भस्म और आंखों में एक अजीब सा तेज था। योगी तांत्रिक दरबार में आता है और राजा को प्रणाम करता है। योगी तांत्रिक आवाज में लालच और छल से, महाराज, मैं वर्षों से एक महान सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रहा हूँ। मेरा अनुष्ठान अब पूरा होने वाला है, पर अंतिम चरण के लिए मुझे एक विशेष चीज की आवश्यकता है। राजा विक्रम, क्या चाहिए योगी? कहिए, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। योगी राजा को एक अंधेरे वन और शमशान की ओर इशारा करता है। योगी तांत्रिक, महाराज, आज आधी रात को शमशान घाट के पास स्थित पीपल के वृक्ष पर एक शव उल्टा लटका हुआ मिलेगा। उस शव को यहाँ मेरे पास लाना होगा। वही मेरे अनुष्ठान का अंतिम बलिदान है। आप जैसा साहसी ही ये कार्य कर सकता है। योगी की बात सुनते ही राजा विक्रम समझ गए कि मामला साधारण नहीं है। वो शव साधारण शव नहीं था, वो वेताल का निवास था। बेताल और उसकी पहचान। रात का घना अंधेरा, शमशान का डरावना माहौल, उल्टे लटके हुए बेताल। वेताल ये एक ऐसी प्रेतात्मा थी जो मरे हुए शरीर में घुसकर उसे जीवित कर देती थी। उसका निवास स्थान शमशान का वो भयानक वृक्ष था। बेताल केवल शक्तिशाली नहीं था, वो बहुत चतुर और बातूनी था। राजा विक्रम शमशान पहुंचते हैं। उनके हाथ में तलवार है। वे बेताल युक्त शव को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। योगी के आदेश को पूरा करने के लिए राजा विक्रम बिना डरे शमशान पहुंचे। उन्होंने बड़ी कठिनाई से उस शव को पेड़ से उतारा और अपनी शर्त पूरी करने के लिए उसे अपने कंधे पर लादकर योगी की ओर चल दिए। बेताल की शर्त। बेताल, जो अब राजा के कंधे पर है, जिंदा हो उठता है और जोर से ठहाका लगाता है। राजा विक्रम शांत हैं। बेताल, डरावनी, कर्कश लेकिन मजाकिया आवाज। वाह राजन, आप तो सचमुच बड़े वीर हैं। कोई साधारण मनुष्य मुझे इस तरह नहीं ला सकता था। पर देखिए, मेरा स्वभाव है बातें करना। क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? राजा विक्रम, शांत और अडिग। कहो वेताल। बेताल, राजन, मैं आपको रास्ता काटने के लिए एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। बेताल, शर्त 1, हर कहानी के अंत में मैं आपसे एक न्याय की गुत्थी पर आधारित एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आपको देना होगा। बेताल, शर्त 2, मुख्य शर्त, लेकिन अगर आप मेरा जवाब जानते हुए भी जानबूझकर चुप रहे, ये सोचकर कि आपको चुप रहना है, तो मैं आपको श्राप दूंगा और आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। बेताल, शर्त 3, दूसरा पक्ष, और हाँ, अगर आपने मेरे सवाल का सही या गलत कोई भी जवाब दिया तो मेरी शर्त टूट जाएगी और मैं तुरंत आपके कंधे से निकलकर वापस उसी पेड़ पर जा लटकूंगा और आपको ये पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। राजा विक्रम असमंजस में पड़ गए। अगर वे जवाब देते हैं तो उन्हें वापस बेताल को पकड़ने जाना पड़ेगा। अगर वे चुप रहते हैं तो उन्हें मौत का डर है, लेकिन राजा का धर्म उन्हें चुप रहने की इजाजत नहीं देता था। राजा विक्रम बेताल के साथ अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। राजा के चेहरे पर विचार और दृढ़ता है। राजा विक्रम, खुद से या धीमे स्वर में, बेताल, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे फंसाना चाहते हो, पर न्याय के सवाल पर मैं कभी चुप नहीं रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही बार तुम्हें पकड़ना पड़े। और इस तरह राजा और बेताल के बीच न्याय और शर्त का ये अद्भुत सिलसिला शुरू हुआ। बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की, जिसने राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता की पहली परीक्षा ली। तो राजन, आपने मेरी शर्तें मान ली है, ये जानकर मुझे खुशी हुई। चूंकि रास्ता लंबा है, मैं आपको पहली कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जवाब देना जरूरी है और चुप रहना मौत है। बेताल अपनी आवाज बदलता है, कहानी सुनाने के लय में आता है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर था जिसका नाम था धर्मस्थल। वहाँ धर्मदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक अत्यंत रूपवान और सुशील पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा जब विवाह योग्य हुई तो उसका रूप देख कई योग्य वर उसके पिता के पास आए। उनमें से 3 युवक ऐसे थे जो गुणों में एक दूसरे से बढ़कर थे। बेताल, पहला युवक मनोरथ बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसने वेद शास्त्रों में महारत हासिल की थी। वो इतना प्रतिभाशाली था कि वो क्षण भर में किसी को भी अपने ज्ञान से संतुष्ट कर सकता था।
दूसरा युवक श्रवण एक बड़ा तपस्वी और धार्मिक व्यक्ति था। उसने जीवन भर कठोर तपस्या की थी, जिससे उसके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां भी थीं। तीसरा युवक धीरसेन बहुत बड़ा योद्धा और साहसी था। वो तलवारबाजी में इतना निपुण था कि युद्ध के मैदान में उसे कोई नहीं हरा सकता था। धर्मदत्त उलझन में है। धर्मदत्त उलझन में पड़ गया कि अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करे। तीनों युवक गुणों में श्रेष्ठ थे, इसलिए धर्मदत्त ने इस मामले को चंद्रप्रभा पर ही छोड़ दिया। अनहोनी और शोक। अचानक मौसम खराब होता है, तूफान आता है। बेताल। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन चंद्रप्रभा को अचानक एक भयंकर सर्प ने डस लिया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। धर्मदत्त, तीनों युवक और अन्य लोग शोक मनाते हैं। चंद्रप्रभा का अंतिम संस्कार होता है। चंद्रप्रभा की मृत्यु से तीनों युवक दुख में डूब गए। अपने अपने तरीके से उन्होंने अपना प्रेम प्रदर्शित किया। मनोरथ यानी ज्ञानी, उसने ज्ञान का सहारा लिया। उसने शास्त्रों के माध्यम से ये पता लगाया कि चंद्रप्रभा की आत्मा किस लोक में गई है। श्रवण यानी तपस्वी, अपनी तपस्या की शक्ति से उसने उस लोक की यात्रा की और उसकी आत्मा को वापस लाने का कठिन संकल्प लिया। धीरसेन यानी योद्धा, अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उसने अपनी तलवार से उस भयानक सर्प को खोजकर मार डाला जिसने चंद्रप्रभा को डसा था। बेताल। कुछ समय बाद श्रवण अपनी तपस्या और शक्तियों से चंद्रप्रभा की आत्मा को वापस धरती पर लाने में सफल हो गया। मनोरथ ने तुरंत अपने ज्ञान का प्रयोग कर उस मृत शरीर में आत्मा को वापस स्थापित कर दिया और इस तरह चंद्रप्रभा फिर से जीवित हो उठी। चंद्रप्रभा तीनों युवकों के सामने खड़ी है। बेताल का प्रश्न। बेताल की कर्कश आवाज तेज हो जाती है। राजन, अब चंद्रप्रभा जीवित है। तीनों युवकों ने उसे बचाने में अपना अपना योगदान दिया है। मनोरथ ने ज्ञान से उसकी आत्मा का पता लगाया, श्रवण ने तपस्या से आत्मा को वापस लाया और धीरसेन ने अपने साहस से उसके हत्यारे यानी सर्प को मार डाला। मेरा प्रश्न है ये कि महाराजा, इन तीनों में से चंद्रप्रभा का विवाह किसके साथ होना चाहिए? यानी उसका सच्चा पति कौन है, या तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? बेताल राजा को चेतावनी देता है। याद रखना राजन, यदि तुम जवाब जानते हो और फिर भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर टूट जाएगा, और यदि तुम जवाब देते हो तो मैं वापस पेड़ पर जा लटकूंगा। जल्दी बताओ, पति कौन, यानी तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन? राजा विक्रम सोच में डूबे हैं। अंधेरे में वो बेताल को कंधे पर लिए खड़े हैं। राजा विक्रम शांत और दृढ़ आवाज में, बेताल, मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि न्याय का उत्तर देना मेरा धर्म है। सुनो, मनोरथ ने अपनी विद्या से चंद्रप्रभा का पता लगाया, इसलिए वो पिता के समान है, जैसे गुरु ज्ञान देते हैं। धीरसेन ने सर्प को मारकर उसकी रक्षा की, इसलिए वो भाई के समान है, जो रक्षा करता है। लेकिन श्रवण ने अपनी तपस्या और शक्ति का प्रयोग करके मृत आत्मा को वापस जीवन में लाया। जीवन दान देने वाला ही सबसे बड़ा हितैषी है, और इसी कारण वो पति के समान है। अतः चंद्रप्रभा का विवाह श्रवण से होना चाहिए। बेताल का ठठाहा। राजन, आप बोल दिए, आपने जवाब दे दिया, अब मैं जा रहा हूँ। बेताल राजा के कंधे से गायब होकर तेजी से वापस उसी पीपल के पेड़ पर जा लटकता है। राजा विक्रम एक गहरी सांस लेते हैं। राजा विक्रम ने न्याय का मार्ग चुना और बेताल अपनी शर्त के अनुसार फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम नहीं जानते थे कि उन्हें ये कठिन यात्रा कितनी बार करनी पड़ेगी। अगले एपिसोड में बेताल सुनाएगा एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम विक्रम और बेताल की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक और एक से बढ़कर एक बहुत सारी ऐसी कहानी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।